रात के बाद सुबह होती है और चीन में ये सुबह होती है 1978 में, यानी माओ के जाने के बाद, जब एक नए हुक्मरान डेंग ज़ियाओपिंग इस कंट्री को संभालता है। डेंग ज़ियाओपिंग माओ की तरह नहीं था, इसे दुनियादारी की समझ थी। डेंग ज़ियाओपिंग उन लोगों में से थे जिन्होंने माओ के दौर में माओ के खिलाफ आवाज़ें उठाई थी और सजा भी खाई थी। डेंग का मानना था कि सरकार की हद से ज़्यादा टाइट कंट्रोल था चाइनीज़ इकोनॉमी के ऊपर, जिसकी वजह से पिछले 50 सालों में चाइना का सत्यानाश हुआ। वो इकोनॉमी को आज़ाद करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। एग्रीकल्चर सिस्टम में तब्दीली लाने के लिए डेंग ने ओनरशिप को नहीं बदला। ओनरशिप अभी भी गांव के सरकार के हाथों में ही रहेगी, लेकिन किसानों को लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स पर दे दी जाएगी। किसान खुद डिसाइड करेंगे कि उन्हें कौन सी क्रॉप्स उगानी है, कैसे अपना बिजनेस मैनेज करना है और कहां से प्रॉफिट्स कमाना है। किसानों को अपनी मर्जी की क्रॉप्स उगाने का मौका मिल सका। दूसरा, डेंग ने कहा कि सभी किसानों को अपनी फसल का एक मखसूस अमाउंट सरकार को बेचना पड़ेगा। इससे ज्यादा वो जितना प्रोड्यूस करेगा वो कहीं भी जाकर बेच सकता है और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकता है। तो उससे किसानों के अंदर मोटिवेशन आई और डेंग ने यही आइडिया लगाया फैक्ट्रीज पर भी। चाइना में जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज थी उन्हें मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स और मैनेजर को दे दी। उनके पास अब आज़ादी होगी ये डिसाइड करने के लिए कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, कितने दाम पर वो चीज़ों को बेचेंगे और कितनी तनख्वाह मिलेगी उनको। तो जो काम करने वाले मजदूर थे उनके अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप आता है और एक मोटिवेशन पैदा होती है कि ये हमारी फैक्ट्री है और हम चाहें तो इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। दोस्तों, डेंग के दौर में इकोनॉमिक सेंस में ज़्यादा आज़ादी दी गई। इन सारी पॉलिसीज़ के चलते लाखों लोग गरीबी से बाहर आने लगे और लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने लगी। 1978 और 1984 के दरमियान चाइना में एग्रीकल्चर की आउटपुट 7.4% के हिसाब से बढ़ गए। साल 1980 में जो पैसा सरकार एजुकेशन पर खर्च कर रही थी वो तकरीबन 2% ऑफ GDP पर था और धीरे धीरे ये बढ़ता रहा और साल 2012 में ये 4.1% GDP पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, चाइना ने टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पर भी बहुत फोकस किया। लोगों को वो स्किल सिखाए जिनकी असल में उनको ज़रूरत है जॉब्स में। लिटरेसी रेट में एक कमाल का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। साल 1982 में ये 65% पर था और साल 2010 में 95% कर गया। इंडिया का टोटल लिटरेसी रेट अभी भी 77% है। दोस्तों, विलेज और रूरल एरिया में इकोनॉमिकली ग्रोथ लेकर आना और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए काम किया गया। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को और आसान बनाया गया, कम रेगुलेशन की गई ताकि मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना को कई सारी चीज़ें और करनी पड़ी जिससे ये पॉसिबल हो पाया। जो भी कंपनी पैसा इन्वेस्टमेंट करती है तो उन्हें स्किल वर्कर्स और एजुकेटेड पर्सन की ज़रूरत होती है और चाइना में लेबर सस्ता और हाईली स्किल थे। शेंजन पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनता है चाइना में। यह शहर एक छोटा सा फिशिंग गांव था और कुछ ही सालों में देखते ही देखते एक मेजर इंटरनेशनल मेट्रोपोलिस बन जाता है। 1980 में शेंजन का GDP $0.3 बिलियन था और 2020 में $420 बिलियन तक पहुंच गया। फॉरेन कंपनीज को मुल्क में आने के लिए और उनको इंकरेज करने के लिए एक ओपन डोर पॉलिसी बनाई गई। चाइना की इकोनॉमी को बाकी दुनिया के सामने खोला गया। इससे इकोनॉमिक लाइबरलाइजेशन कहा जाता है। इसके चलते बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि नाइक, एप्पल, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चाइना में स्टार्ट करना शुरू कर दिए। साल 1980 में जो चाइना की FDI थी वो $0.06 बिलियन थी। 2021 में ये $333 बिलियन क्रॉस कर गए। डेंग ने क्रैश ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। 8 लाख से ज़्यादा चाइनीज़ रिसर्चर के लिए प्रायोरिटी एरियाज बनाए गए। भारी फंडिंग दी गई रिसर्च सेंटर को। रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च किया जाने वाला पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहा और साल 2020 में $500 बिलियन क्रॉस कर गया। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल बीजिंग में बनना ज़ंगांगकुंड साइंस पार्क है। साल 1990 में दोस्तों इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट बराबर थे। चाइना का GDP $983 था और इंडिया का 1202 था। इंडिया का थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन इसका चेंज इतना कमाल का था कि आज के दिन चाइना का GDP इंडिया से 3 गुना ज़्यादा है। 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया $6,454 और चाइना $17,312 है। चाइना कहता है कि हर डिसीजन जो लिया गया वो एक प्रोग्रामेटिक प्रैक्टिकल तरीके से लिया गया, सोच समझ कर लिया गया। दोस्तों, चीन के डेवलपमेंट ने ये करके दिखाया है कि अगर किसी कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से डेवलप किया जाए तो कोई भी कंट्री सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकती। साल 1978 में चीन जितना ट्रेड पूरे साल भर में करता था, आज इतना ही ट्रेड वो सिर्फ 2 दिनों में कर लेता है।
आज भी चाइना अपने कोल और पेट्रोलियम के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका से आग लड़ाने के लिए हर दम तैयार रहता है। चीन के डेवलपमेंट की ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।